हेलो फ्रेंड्स, ये है CG टेट 2017 का क्वेश्चन पेपर। मॉर्निंग शिफ्ट का है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स पार्ट को। तो चलिए गणित का जो भाग है उसको देखते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन है उसका पूरा सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये देखिए फोर्थ पार्ट है गणित का। इसमें क्वेश्चन पूछा है 91। दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं, मान लीजिए दो टैंक है यहाँ पर, है ना, ए और बी टैंक है। तो एक जो है 20 मिनट लगाता है, एक 30 मिनट में लगाता है। तो इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 20 और 30 का आप या तो लघुत्तम ले लीजिए, है ना, और यहाँ पर लघुत्तम लेंगे तो 20 और 30 का लघुत्तम 60 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखेंगे 20 का यहाँ पर 60 से भाग दीजिए तो 3 बार आएगा, क्योंकि 20 3 60 होता है और 30 दूनी 60 होता है। तो एक समय में ये कितना ले रहा है, देखिए 3 और 2 5। तो हम लोग इसको 60 भागित 5 करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 12 में टाल सकता है, या तो डायरेक्ट आप फार्मूला लगा दीजिए x इंटू वाई अपान एक्स प्लस वाई। तो x मान लीजिए 20 को और y मान लीजिए 30 को। ठीक है, तो यहाँ पर 20 गुणा 30 बटे 20 धन 30, तो 30 और 20 50 हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा 20 या 3 दूनी 600, तो 600 बटे 50, तो 0 0 कट जाएगा, 5 छक्के 30 होता है। ठीक है, इस स्टेप से आप कटा सकते हैं। तो इसका आंसर आने वाला है आपको 12 मिनट। ये देख सकते हैं इसका उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर। किसी परीक्षा में 120 परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है, उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का औसत 39 है और अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का औसत 15 है। परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या है। अब यहाँ पर देखिए औसत का फार्मूला लगाना है। औसत का फार्मूला क्या होता है, संख्याओं का योग, कितना संख्या है और उसके बटे में कुल संख्या। ठीक है, तो ये फार्मूला से हो जाएगा, औसत का फार्मूला से। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देख लीजिए औसत मान लीजिए, यहाँ पर देखिए उत्तीर्ण मानते हैं x और अनुत्तीर्ण y मानते हैं। टोटल 120 विद्यार्थी हैं, तो x प्लस वाई बराबर 120। हमको उत्तीर्ण निकालना है, मतलब x का मान निकालना है। तो औसत क्या होता है, मान लीजिए कोई संख्या जैसे कि x1 x2 x3 x4 x5, तो सबको प्लस करेंगे बटे 5 कर देंगे। मतलब कहने का मतलब है कि कुल संख्याओं का योग बटे संख्या। अब कुल विद्यार्थी, तो यहाँ पर कुल विद्यार्थियों का योग कितना हो जाएगा, औसत गुणित संख्या हो जाएगा। तिर्यक गुणा करेंगे तो मतलब यहाँ पर दिया है हमको 35 और 120। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग 39 दिया है उत्तीर्ण लोगों का। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग उत्तीर्ण 39 गुणित x करेंगे प्लस वैसे अनुत्तीर्ण के लेंगे 15 गुणा y अनुत्तीर्ण मान के चले हम लोग यहाँ पर। ठीक ना, और इधर 35 गुणित 120। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए y का मान हम लोग समीकरण 1 से निकाल सकते हैं। यहाँ पर y बराबर x को पक्षांतर करेंगे तो 120 ऋण x हो जाएगा। इसी को यहाँ पर हम लोग फिल कर देंगे y की जगह में। अब 39 x प्लस 15 गुणा 120 हो जाएगा, ऋण 15 x हो जाएगा, और बराबर 35 गुणित 120। अब यहाँ पर देखिए 39 और 15 को माइनस करेंगे तो 24 x आ जाएगा, आ गया। ठीक है, और यहाँ पर इसको हम लोग इस तरह से पक्षांतर कर देंगे तो जाके माइनस हो जाएगा। अब इसको 35 गुणा 120 माइनस 15 गुणा 120 आप लोग डायरेक्ट गुणा करके घटा सकते हो, या फिर ये मैं जैसे कि इसको शॉर्टकट किया हूँ, गुणा ना करके 120 को कमा ले लिया, 15 और 15 में 35 में 15 को घटा दिया तो 20 प्राप्त हुआ मेरे को। तो 120 गुणा 20 हो जाएगा यहाँ पर। आप देखिए 12 दूनी 24 हो जाएगा, मतलब ये 2400 हो जाएगा, है कि नहीं। 2400 हो गया यहाँ पर, और ये 24 है तो 24 कट जाएगा तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो यही हमको जानना था, जो कि आंसर ए में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 93। राम ने 2 साइकिलें प्रत्येक ₹990 के दर से बेची। यदि उसने एक साइकिल पर 10% लाभ हो और दूसरे साइकिल पर 10% हानि हुई, तो दोनों साइकिलों का कुल क्रय मूल्य क्या है। अब देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य
ज्ञात करना है। अलग अलग साइकिल है, दोनों के लिए, दोनों को ये 990 में बेच रहा है। एक में 10% लाभ हो रहा है, एक में 10% हानि हो रहा है। अब इस कंडीशन में क्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाएंगे। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 धन लाभ या फिर हानि रहेगा तो माइनस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये देख लीजिए, यहाँ पर आपके पास विक्रय मूल्य तो सेम है, क्रय मूल्य लगा देंगे। यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य 990 रुपये है, ठीक है, दोनों के लिए। तो मान लीजिए ए और बी यहाँ पर मानते हैं, दोनों का विक्रय मूल्य सेम रहेगा। यहाँ पर लाभ के लिए प्लस करेंगे, हानि के लिए माइनस करेंगे। फार्मूला में फिट कर देंगे 990 गुणा 100 बटे 100 धन 10। यहाँ पर 10 माइनस कर देंगे क्योंकि लॉस हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये 110 हो जाएगा और इसको कटा देंगे तो 11 × 99 मतलब ये हो जाएगा, मतलब 9 गुणित 100 मतलब 900। और यहाँ पर 9 11 99 तो 1100 आ जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2000 आ जाकर जो ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, क्रय विक्रय वाला आपको फार्मूला आना चाहिए। लाभ हानि का क्रय का फार्मूला आता है आपको, तो विक्रय का फार्मूला तो डायरेक्ट आप लोग भर दीजिए, है ना। और एक बार लाभ हानि का जो सूत्र है उसको जरूर आप रिवाइज कीजिए, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर पूछा है क्वेश्चन, शिक्षा आयोग 1964-66 के अनुसार गणितीय शिक्षण में ज़्यादा जोर क्या समझने पर होना चाहिए। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए मूलभूत सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर, यदि लोहे के एक ठोस समलंब वृत्तीय बेलन को इस प्रकार गर्म किया जाता है कि इसकी त्रिज्या और ऊंचाई में प्रत्येक 1% बढ़ जाए तो ठोस के आयतन में वृद्धि होगी। देखिए 1% बढ़ रहा है। यहाँ पर एक सिंपल से फार्मूला होता है, जैसे कि एक व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन है, जैसे कि एक वस्तु में 10% हानि होती है और उसी वस्तु को इतना बेचने पर इतना प्रतिशत की लाभ होता है। तो हानि लाभ जब सेम प्रतिशत का होता है तो x + y + xy डिवाइड बाई 100 का फार्मूला लगा देते हैं। तो जहाँ हानि होगा वहाँ पर माइनस का साइन डालेंगे, ठीक है, और जहाँ लाभ होगा वहाँ पर प्लस का। ये वाला सिंपल फार्मूला रहता है x + y + xy डिवाइड बाई 100, ये परसेंट में रहता है। अब यहाँ पर 3 चीज़ें आएगा, आयतन है, क्योंकि आयतन जो होता है ना पाई r² h होता है। तो 3 टर्म्स आ रहा है यहाँ पर, एक r और h। तो पहले ये 2 r का लेंगे, फिर दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो दोनों के लिए इन दोनों का लेंगे, ठीक है। तो इस फार्मूला में रखने से आ जाएगा। तो चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं। ये देखिए आयतन होता है पाई r², r 2 बार आ रहा है, h 1 बार आ रहा है, 1% लेंगे, है ना। तो यहाँ पर ये क्रमागत समझिए स्टेप से, एक्स वाई वाला जो मैं आपको फार्मूला बताया x + y + xy, तो ये तो वृद्धि है तो प्लस ही प्लस रहेगा। तो 1 धन 1 धन 1 गुणित 1/100, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा, और ये 1/100 को हम लोग लिख सकते हैं 0.01, जोड़ देंगे 2.01। अब देखिए ये यहाँ पर आ गया 2.01 और एक और 1% वाला h वाला बचा है, तो इसके साथ हम लोग लेंगे। तो 2.01 + 1 + 2.01 गुणा 1/100। अब 2 और 1 ये तो 3.01 हो जाएगा, और इसको भी ये 201 बटे ये हो जाएगा 100 गुणा 100, मतलब ये हो जाएगा 100 गुणा 100 को हम लोग लिख सकते हैं 0.0201। इसको जोड़ेंगे तो 3.031 हो जाएगा, या इसी को बोलेंगे हम लोग 3.01, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक को देखना है, जो कि उत्तर नंबर डी दिया है। या इसको इस अगर आप ज़्यादा बड़े रूप में बनाना चाहते हैं, ज़्यादा तरीक़ा से समझना चाहते हैं, तो आपको इसको इस तरीक़ा से बना सकते हैं, क्योंकि जो आयतन होता है, ठीक है, किसी भी बेलन का आयतन, तो वो होता है पाई r² होता है। अब देखिए यहाँ पर 1% बढ़ रहा है ना। मान लीजिए अगर 100% है, फिलहाल 100 है ना, इसको 1% में भी बना सकते थे, 100% मान लीजिए लेते हैं, तो 100/100% का तो 100 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 100% कहने का मतलब है ये 100/100 हो जाता है, ठीक है। तो ये 100/100 100/100, और एज के लिए 100 लेंगे, प्रतिशत अभी लगने देते हैं क्योंकि हमको प्रतिशत उत्तर चाहिए, तो ये दोनों कट जाएगा, 100% आ जाएगा। वैसे यहाँ पर देखिए एज यहाँ पर, ठीक है, 1% जब वृद्धि करोगे तो 100 की जगह 101 हो जाएगा जी। पहले 100% मान के चल रहे थे, अब 101, तो 101% को क्या लिख सकते हैं, 101/100
100, ऐसे 3 बार लिखेंगे। चूँकि इसको हम लोग प्रतिशत में शो आउट करना है, इसलिए इसको यहाँ पर 100 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 100 101 करके ये दोनों को 3 बार गुणा करेंगे। 101 गुणा 101 गुणा 101, तो ये हो जाएगा 10 30 30 1 बटे 10,000। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। दोनों में पाई पाई है, तो खैर पाई का तो अभी छोड़िए, इसको 100 को ये वाला को माइनस कर दीजिए ओरिजिनल को। प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई? 3.03। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। इसमें बस कुछ नहीं सोचना है आपको, बस फार्मूला आपको पता होना चाहिए। वहाँ पर बेलन का आयतन बोला है तो उसके अनुसार आपको काम करना है। ठीक है, क्षेत्रमिति का जितना भी क्वेश्चन है जो आता है वो फार्मूला बेस्ड रहता है। आप फार्मूला को क्षेत्रमिति का अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि ये व्यापम का फेवरेट है, वहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 96 क्वेश्चन। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बेलन में 1 मिनट में समान आकारों की 5 घनाकार बर्फ रखे जा सकते हैं, तब 1 मिलीमीटर त्रिज्या के एक बेलन में 60 सेकेंड में उसी माप के कितने घनाकार बर्फ रखे जा सकते हैं। देखिए 60 सेकेंड दिया है, 1 मिनट दिया है, तो इसका तो वैल्यू मतलब समान ही होता है, 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट। लेकिन यहाँ पर घनाकार 5 घनाकार बर्फ रख रहे हैं। ठीक है, तो आंकड़ा जो है पूरी तरह से यहाँ पर मिलान नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्धारित नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो समझने लायक है, जो जरूरी है। ठीक है, उस पर फोकस करते हैं। 97 नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन है 5 माइनस ब्रैकेट में है 3/4 प्लस इन स्मॉल ब्रैकेट 2:1/2 माइनस 0.5 प्लस 1/8 माइनस 1/9 बार लगा हुआ है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज्ड है। अब देखिए इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आता है, इसमें बोर्ड मास रूल फॉलो होता है ना। बोर्ड मास रूल कहने का मतलब यह है कि पहले आप जो है ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट से भी छोटा जो है, ठीक है, बार लगा रहता है, ये इसको बार बोलते हैं, जो ऊपर में लगा है, यहाँ पर बार लगा है, देखिए बार है। उसके बाद बार को हल करेंगे इन दोनों को, फिर इन दोनों के बाद हम लोग करेंगे ये वाला ब्रैकेट को छोटा ब्रैकेट, उससे बड़ा ब्रैकेट ये है, फिर उससे बड़ा ये है, फिर लास्ट में 5 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से एक सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन आता है। चूँकि ये 1 से 5 तक के क्लास के लिए है, इसलिए इस टाइप से क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा सिंपल टाइप का। तो आप जो इसमें पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, कोष्टक को, उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद प्लस माइनस। ठीक है, तो इस टाइप से रहता है। चलिए इसका सोल्यूशन देख, तो ये इसका सोल्यूशन है, देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने इसको बनाया। पहले बार को लगा दिया, तो 9 8 72 एलसीएम लिए ये दोनों का, तो 72 हो गया। 9 1 कम 9, 8 1 कम 8, इसको घटाएंगे तो 1/72 हो जाएगा। अब 1/72 यहाँ पर 72 लेंगे, 36 दूनी होता है 72, तो यहाँ पर 36 प्लस 1 आ जाएगा, तो 37/72 आ जाएगा। अब इसमें देखिए दोनों का लघुत्तम 2 है, यहाँ पर 72 है, तो 2 और 72 का लघुत्तम में 72 ही आएगा, और 2 36 आएगा। 36 पंचे 180 होता है, और माइनस 37 कर देंगे। यहाँ पर 180 में 37 को घटाएंगे तो 143 आ जाएगा बटे 72, और 3/4 यहाँ पर है, फिर 72 आएगा इसका एलसीएम, और 4 ने 36 होता है, सॉरी 72 आया है, तो 18 चौक 72 होता है। ठीक है, तो 72 गुणा 3 करेंगे तो 54 आ जाएगा, 54, और ये तो 72 एकम 72 है, तो 143 सही है। इसको जोड़ेंगे तो 197 आ जाएगा। फिर यहाँ से ये 5 में कुछ नहीं है, मतलब बटे 1 कर दो आप, और इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 72 आ जाएगा। ठीक है, तो 72 पंचे 360 माइनस 197 बटे 72, तो 336 माइनस 197 आप कीजिए तो 163 बटे 72 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, मतलब सरल कीजिए। सरल आपको करना है, बस आपको नियम पता होना चाहिए कि आपको सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है। ब्रैकेट जब सॉल्व हो जाता है तब आगे बढ़ना है। ब्रैकेट के अंदर हो गया, ब्रैकेट के अंदर में कुछ भी, उसके बाद आपको फिर भाग में आना है। अगर भाग नहीं है तो गुणा में आना है, गुणा नहीं है तो घटाव में आना है, फिर जोड़ देना है लास्ट में। ठीक है, इस टाइप से इसका रूल्स रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखिए 98 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर बोल रहा है गणित शिक्षण में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आगमन विधि में। 99 नंबर है गणितीय गेम एवं
पज्जलस गणितीय शिक्षण के उदाहरण हैं खालिस्तान के दौरान, तो इसका भी ऑप्शन रहेगा ए लेवे विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6वां नंबर, अपने वास्तविक गति से 4/5 गति से चलने से एक व्यक्ति 1.5 घंटा लेट पहुंचता है, 1.5 घंटा लेट पहुंच गया, उसका पहुंचने का वास्तविक समय होगा। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए हमको पता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब मान लीजिए वास्तविक समय x है ना, और वास्तविक समय से वो कितना चल रहा है 4/5, कितना चल रहा है 4/5, तो उसका गति हो जाएगा, मान लीजिए गति मेन गति है जो वास्तविक गति है वो x है, तो वास्तविक गति से कम वाला कितना हो जाएगा 4x/5। अब चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी तो समान है, तो इसलिए दूरी निकाल लेते हैं। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो मान लीजिए वास्तविक जो चाल है x है और समय t है, और इधर का चाल जो है 4/5x है, और यहाँ पर का समय है 1.5 घंटा लग रहा है। 1/1/2, 1/1/2 को हम लोग चेंज कर लेंगे भिन्न में, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 3/2। अब यहाँ से देखिए आप x को तो कैंसिल कीजिए, t यहाँ पर बच जाएगा, यहाँ पर है 4/5 और 3/2, तो 4 × 3 = 12, 12/10, मतलब हो जाएगा 1.5 घंटे, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 101, आकलन का निकटतम संबंध होता है, तो इसका रहेगा ऑप्शन ए विषय वस्तु से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः गणित सीखना कठिन होता है क्योंकि, तो इसका ऑप्शन रहेगा आंसर ए, इसकी प्रवृत्ति मूलतः अमूर्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 103 नंबर, ठीक है। इस्माइल और पूजा के पास 7:3 के अनुपात में कुछ पैसे थे। इस्माइल के पास रुपये 490 थे। यदि पूजा के पास केवल 10 रुपये के सिक्के में हैं, तो पूजा के पास कुल कितने सिक्के हैं? तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए अनुपात का क्वेश्चन है, इस्माइल और पूजा के पास 7:3 में है। अब मान लीजिए जो पैसे हैं इस्माइल के पास 7x है और पूजा के पास 3x है, ठीक है, टोटल 10x हो जाएगा। अब इस्माइल के पास 490 रुपये है, तो यहाँ पर 7x बराबर 490, 7 × 1 = 7 7 49, तो हो जाएगा x बराबर 70। अब पूजा के पास 3x है, तो 3 × 70 करेंगे तो 210 हो जाएगा। अब पूजा के पास 10 रुपये के ही नोट है, तो कितने नोट है पूछा है क्वेश्चन में, कुल कितने सिक्के, सॉरी नोट नहीं सिक्के, तो यहाँ पर 10 रुपये के जो सिक्के हैं यहाँ पर है ना, 10 रुपये के नोट नहीं है, सिक्का है, ठीक है, गलत लिख दिया हूँ। तो यहाँ पर 210/10 मतलब कुल जो है 21 सिक्के होंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 104 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यदि 179 × 48 बराबर 8592 हो तो 85.92 भागित 17.9 होगा। अब देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन स्टेप से क्वेश्चन जब भी आता है कोई भाग देने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको फॉर्मेशन की स्टेप से दिया, देखिए फॉर्म इसमें स्टेप से दे दिया है। आप इन दोनों को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये जाहिर सी बात है इधर जाके भाग होगा, तो भाग के फॉर्म में दे दिया। अब देखिए 85.9 यहाँ पर 9 है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए 17 के बाद 17.9 मतलब 1 पॉइंट के बाद लगा है, तो यहाँ पर भी 1 पॉइंट के बाद लगा दीजिए 10, फिर ये दोनों को गिन लीजिए, तो जो उत्तर में आएगा 2 पॉइंट के बाद लगाएंगे तो 9। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये, 4.8। इसका आपको मैं उत्तर दिखा देता हूँ। तो ये इसका सॉल्यूशन है, जिसका आंसर 4.8 है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक गणित शिक्षक की विशेष योग्यता है? ए, गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता, बी, गणित कक्षा संचालन की योग्यता, सी, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान, और डी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 106 नंबर, फोक एल्गोरिथम मानसिक रूप से किस कार्य के लिए उपयोगी है? तो इसका आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी। ए, संख्या संक्रिया,
बी मापांक, सी अनुमान और डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर रहेगा डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूट ऑफ 30 का 10% प्लस अंडर रूट 30 का 40% माइनस अंडर रूट 30 का 90% का मान है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए कोई भी परसेंट रहता है उसको कैसे लिखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर तो 30 है गुणा 10% को कैसे लिखते हैं 10/100। तो इसको रूट ऑफ कर दीजिए, 0 0 कट जाएगा, इसमें √3 बच जाएगा। प्लस यहाँ पर देख सकते हैं आप सेम कंडीशन वैसी करेंगे। यहाँ पर 30 तो है, यहाँ पर 40 है, 0 0 कट जाएगा तो 3 चौक 12। अब इसको 3 गुणा 4 ही लिखिए और ये भी 0 0 कट जाएगा, 90 है, ये 90 बन जाएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 9। अब देखिए यहाँ पर ये तो √3 है प्लस 4 का 2 का वर्गमूल 4 है, तो 2√3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 है तो ये 3 बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर 1 है कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा 3 √3 माइनस 3 तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, जो कि आंसर नंबर ए में दिया हुआ है। तो चलिए मैं इसका आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो ये आप इसका सॉल्यूशन जो है देख सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं, जैसे 10% है तो 10/100, 40% है तो 40/100, 50% है तो 50/100, यहाँ पर 90% है तो 90/100। सबका 0 0 कट जाएगा, 2 2 0 है तो ऊपर नीचे से, है ना। यहाँ पर भी देख सकते हैं कट जाएगा, तो क्या बचेगा, √3 यहाँ बचेगा, √12 यहाँ बचेगा, √3 गुणित 9 यहाँ बचेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 बाहर आएगा तो 2 बन जाता है वो, है ना, रूट से, और यहाँ पर 3 बाहर 9 आएगा, 9 बाहर होगा यहाँ से तो 3 आ जाएगा, हम यहाँ से जोड़ देंगे 1 2 3 और 3 3 3 0, तो यहाँ पर हो जाएगा, है ना, 3/√3 माइनस 3/√3 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए 5th लेवल का क्वेश्चन है, 5वीं लेवल का एकदम 108 में 26,549 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर है, कितना होगा। देखिए स्थानीय मान कितना था, ये 5 के स्थानीय मान तो 500 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। और अंकित मान कितना होगा, अंकित मान को फेस वैल्यू बोलते हैं या जातीय वैल्यू बोलते हैं, मतलब 5 का 5 होगा, 9 का 9 होगा। तो यहाँ पर 5 है, माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो 400 कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो चलिए मैं इसका आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं 5 के स्थानीय मान आपका आना चाहिए। स्थानीय मान मतलब स्थान का मान, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो ये 5 जो है कौन से स्थान पे है, सैकड़ा में है तो 500 हो जाएगा। और अंकित मान तो वही रहता है, अंक 5 है तो 5, 9 है तो 9, तो घटा देंगे इसको, 495 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ठीक है डी में है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर है क्वेश्चन, एक ही मेज 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले के 3 सिक्के मेज पर इस प्रकार रखते हैं कि वे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, सिक्कों द्वारा उनके बीच घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये बन रहा है कि भाई कोई मेज है, टेबल है, उसमें सिक्का रख दिए और रख दिए और रख दिए। अब सिक्का देखिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, ये भी 1 सेंटीमीटर। अब इसको अब देखिए इस तरह से बन रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर आप देखिए ये तो बन गया त्रिभुज, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज बनेगा, क्योंकि सभी समान भुजा रहेगा। √3/4 गुणित भुजा का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर भुजा कितने बनेगा, 1 और 1, ये हो जाएगा 2, सब 2 रहेगा, ठीक ना। और यहाँ पर जो खाली जगह बन रहा है वो कितने अंश का कोण बनेगा, तो देखिए ये जितना जितना चाप बन रहा है ना इस टाइप से, ये 60 अंश का है, क्योंकि ये त्रिभुज समबाहु है, 60 अंश होता है, तो 60 60 60 3 60 बनेगा, मतलब 180 बनेगा। तो 180 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/2, क्योंकि पाई के रूप में फार्मूला है। अब यहाँ से 4 4 कट जाएगा, √3 माइनस π/4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका उत्तर दिया हुआ है। चलिए इसका मैं सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। इस टाइप से अब हम लोग बनाएंगे डायग्राम को, मेज पे रखेंगे 3 सिक्का को, तो यहाँ पर बीच में त्रिभुज बनेगा 2-2 सेंटीमीटर का, और जो बीच में जो सेंटर में जो बन रहा है तीनों को मिलाने के बाद वो वाला क्षेत्रफल आपको, ठीक है, दोनों में बीच घेर गए क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वही है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बन रहा है, और बीच में जो जितना
एंगल बन रहा है 60 अंश का, उसको हम लोग माइनस कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बीच का जो बन रहा है ना, क्योंकि ये 180 जो है वो इस टाइप से देखिए सेंटर से इस टाइप से बना है, वैसे सब में बना है तो 60 अंश बना है ना, तो इस टाइप से वो 180 क्रिएट कर देगा 60 अंश का, इसलिए एक चाप, दो चाप, तीन चाप, तो तीनों मिलाकर यहाँ पर 180 बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सीखने की रणनीति B.S. ब्लूम द्वारा विकसित नहीं की गई? ऑप्शन ए, विषय वस्तु का इकाइयों में विभाजन, ठीक है, ये तो विकसित हुआ है। ऑप्शन बी, सीखने में आने वाली कठिनाइयों को पहचानना, ये भी विकसित हुआ है। सी, शिक्षकों द्वारा मास्टरी स्तर प्राप्त करना, ये भी ठीक है। ऑप्शन डी, इकाई परीक्षण का निरीक्षण, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 111 नंबर, किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% से 7.3/4% रह जाने से उसकी वार्षिक आय में 61.5 रुपये की कमी आ गई है। उसकी पूंजी क्या थी? देखिए, अब इस टाइप से क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, आप जो है जो यहाँ पर ब्याज की दर कम हो रहा है उसको बस माइनस कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 8% है ना, ये 8% है और ये 7.3/4% है, इसको माइनस करेंगे तो ये 61.5 कमी आ जा रही है। तो यहाँ पर हमको मूलधन को निकालना है, ठीक ना, साहूकार के पूंजी को, तो 8 को 8 ही रहने दीजिए, इसको कर देंगे हम लोग 7 चौक 28, 3 31/4, इसको लघुत्तम लेंगे तो 4 ही रहेगा, 8 चौक हो जाएगा 32 माइनस 31, तो ये 1/4% हो जाएगा और ये हो जाएगा 26.5। अब यहाँ पर 1% बराबर ये 4 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 24.600। अब आपको 246.00। अब 100% हमको निकालना है, तभी तो अपना पूंजी पता चलेगा ना, तो 100 का गुणा कर दीजिए 24.600, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, नीट एंड क्लीन सॉल्यूशन। तो ये आप देख लीजिए इसका सॉल्यूशन, कुछ नहीं करना है, ब्याज का अंतर घटा देंगे तो कमी है उसको पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 माइनस 7/3/4 है, उसको हम लोग बदल लेंगे जो है भिन्न में, ठीक है, तो 31/4 हो जाएगा। अब उसका लघुत्तम ले लेंगे, यहाँ पर लघुत्तम लेंगे, सिंपल प्रोसेस में बताया, 4 8 32, 32 में 31 को घटाएंगे तो 1/4 हो जाएगा, 61 इतना जाएगा। अब 1% यहाँ पर 4 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 246.00 हो जाएगा। 100% लाना है, 100 का गुणा कर दीजिए, आ जाएगा, है ना, 24,600, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आगे तो इस टाइप से बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 112, संख्या संक्रियाओं को बताते समय खाली स्थान के समझ पर जोर देना चाहिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पैटर्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है, तब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उनका लघुत्तम समापवर्त नहीं हो सकता? अब देखिए इस क्वेश्चन में लघुत्तम समापवर्तक जो रहता है HCF और LCM, वो जो दिया है, जैसे HCF यहाँ पर 8 दिया है ना, 8 का टेबल में 8 के पहाड़ा में क्या क्या रहा है, 8 चौक 32, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, ये 3 तो आ रहा है, तो नहीं है बोला है, तो ये इसका आंसर है ना 76, इसका टेबल में नहीं आ रहा है और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला है 114 नंबर में, यदि 132 के सभी धनात्मक भाजकों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तब प्रथम भाजक के इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा? अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि भाजक यहाँ पर क्या क्या होगा। भाजक मतलब कौन कौन सी संख्या से 132 को डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, ठीक ना, तो
यहाँ पर ये आपको बोल दिया है कि इसको आपको घटते क्रम में व्यवस्थित करेंगे, मतलब सबसे बड़ा अंक तो 132 ही है, तो सबसे शुरू में तो 132 से आ जाएगा। इसके बाद हमें जो डिवाइड करेगा वो हो जाएगा 2 छक्के 2 छक्के 66 आ जाएगा। तो इस टाइप से और कम होते जाएगा, 33 आ जाएगा, 1 तक जाएगा। यहाँ पर 132 सबसे बड़ा है और इसका इकाई में 2 है, जो इसका आंसर 2 हो जाएगा। इसको तो जो है कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इकाई में 132 के इकाई में 2 है ना, तो दिख रहा है आंसर। इकाई अंक को आपको ध्यान देना है और भाजकों को लिख दीजिए, घटते क्रम में लिखिएगा तो सबसे बड़ा अंक पहले आएगा, एक लास्ट में आएगा। ठीक है, तो 132 यहाँ पर, ठीक है, का इकाई अंक में 2 है, तो जो ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला है 115 नंबर में, किसी वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर है और उसकी आयत की चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत की परिमाप बराबर हो तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाला बात यह है कि परिमाप जो है आयत का और वर्ग का बराबर है, ठीक ना, ये दोनों का परिमाप बराबर होता है। इसका तो 36 दिया हुआ है और आयत का होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, चौड़ाई भी दे दिया है 7 और यहाँ से लंबाई की ज्ञात करना है। ये 2 18 हो जाएगा और ये लंबाई, ये 7 को इधर ले आओ तो ये 11 हो जाएगा, है ना। तो लंबाई 11 है, चौड़ाई 7 है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 11 गुणा 7, तो 77 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए इसका मैं सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, वर्ग का परिमाप दिया है 36 सेंटीमीटर, आयत का चौड़ाई दिया है 7 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का परिमाप वर्ग का परिमाप के बराबर है। चलिए बराबर कर देते हैं, फार्मूला रख दिए, 36 आ गया। 2 को काट दीजिए, 36 में काट दीजिए 18 जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई दे दिया 8 हो गया। 7 को हम लोग इधर भेज देंगे, लंबाई आ जाएगा 11। अब यहाँ पर क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब 11 गुणित 7, तो हो जाएगा 11 सत्ते 77 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन है, गणितीय शिक्षण में कॉलम क्या समझने के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो इसका उत्तर रहेगा ए संवृत्त वर्गों के चक्र को, बी समिति को और सी दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी दोनों। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यीकरण से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ना जाना जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी विशिष्टकरण विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, इसमें पूछा है असत्य, तो गणित अवधारणाएं अमूर्त है, ये तो सही है, ठीक ना। गणित हमें प्रकृति के बारे में बताती है, ठीक है, ये नहीं। गणित अवधारणा क्रमबद्ध श्रृंखला होती है और ऑप्शन सी है गणितीय अवधारणा में तार्किक संबंध होता है, तो इसका आंसर चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पेडागोगिक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी गणित के लिए किसी भी पाठ्यक्रम को निश्चित ही किस श्रेणी को सम्मिलित करना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रबोध फीडबैक। ठीक है, तो इस तरह से ये 91 से 120 120 क्वेश्चन थे, टोटल जो है 30 क्वेश्चन थे गणित के आए हुए थे, जो कि इसका डिटेल सॉल्यूशन था। ठीक है, तो इसका डिटेल सॉल्यूशन मैंने दिया। निश्चित रूप से आपको ये टेट 2024 के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, या अगला और आने वाले भविष्य में जब बी टेट का पेपर होगा उसके लिए ये बेनिफिशियल आप लोगों के लिए रहेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।